नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक के फलूजा और शाम के रक़ा में आईएस के खिलाफ मुहाज़ाराई। फलूजा में 15 इराकी फौजी हलाक, रक़ा में लड़ाई का ऐलान। मसला फिलिस्तीन का हल मशरिक़ वुस्ता और यूरोप में क़याम अमन के लिए नागुज़ेर, कतर और फ्रांस का बयान। शामी एयरबेस पर आईएस के हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी, हेलीकॉप्टर तबाह। इडोमिनी मरकज खाली कराने का ऑपरेशन शुरू, ऑपरेशन मुकम्मल होने में लग सकते हैं 10 दिन। वज़ीर-ए-आज़म बिन अली यल्दरम की तश्कील करदा नई हुकूमत को मिली मंजूरी, यल्दरम का पार्लियामेंट से खिताब। और आयतुल्लाह जन्नती ईरानी मजलिस शूरा के नए सरबरा मुंतखब। तो ये थी हेडलाइंस, अब खबरों को डिटेल में जानते हैं। फलूजा के महाज पर इराकी फौज को सख्त मज़ाहमत का सामना है। अब तक इस ऑपरेशन में 15 इराकी फौजियों की हलाकत की खबर है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने फलूजा ऑपरेशन पर वहां के शहरियों के हवाले से तशवीश का इजहार किया। फलूजा में इराकी फौज का ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ महाज पर दोनों जानिब से लड़ाई हो रही है, ताहम इसकी शिद्दत पीर के मुकाबिल कम है। पीर के रोज से जारी इस ऑपरेशन में अब तक इराकी फौज के 1 दर्जन से जायद जवान हलाक हो चुके हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने शहर में मौजूद 50,000 शहरियों के बारे में तशवीश जाहिर की है। जनवरी 2014 में शहर शिद्दत पसंदों के कब्जे में आ गया था। इस शहर ने बड़े पैमाने पर तबाही और हलाकतें देखी है। अब हुकूमत ने इसे ब्रेक टेररिज्म या दहशतगर्दी के खात्मे के ऑपरेशन के जरिए हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कराने का अहद किया है। इस हमले के लिए हज़ारों फौजी, खुसूसी फौजी दस्ते, शिया मलेशिया और कबायली सुन्नी जंगजुओं को इकट्ठा किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ने इसे अजीम फातेह का लम्हा करार दिया है। लेकिन ये जंग कितनी सख्त होगी, इस पर मुतज़ाद अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फलूजा में आम शहरियों को बड़ा खतरा है। उन्होंने इस शहर से निकलने के लिए महफूज रास्तों के हुसूल को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। फलूजा में रहने वाले 10,000 खानदानों को खुराक, दवाई और दूसरी ज़रूरी साजो सामान की शदीद किल्लत का सामना है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें ड्रामाई तौर पर आसमान को छू रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी UNHRC की तर्जुमान लीला जैन नासिफ के मुताबिक ख्याल है कि जुमा से 80 खानदान फलूजा छोड़कर जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर शाम के शहर रक़ा को आईएस के कंट्रोल से छुड़ाने के लिए कुर्द क़यादत वाली फोर्सेस ने मुहिम छेड़ दी है। रक़ा के शुमाल में हजारों जंगजू सफारा हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने एक बयान जारी किया है। उसने अपने बयान में आईएस कब्जे से रक़ा को आज़ाद कराने के अज़्म का इजहार किया। ताहम ज़राए के मुताबिक कुर्द जंगजुओं के लिए रक़ा का मुहाज आसान न होगा। इजिप्ट एयर तैयारा हादसा मुअम्मा बना हुआ है। तैयारा हादसे की वजूहात का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं और इस बीच मिस्री फॉरेंसिक हुक्काम के मुताबिक इंसानी वाक़यात की जांच इस जानिब इशारा करती है कि तैयारे में धमाका हुआ था, ताहम इसकी नौइयत वाज़ेह नहीं हुई है। इजिप्ट तैयारा हादसे की वजूहात का फिलहाल कोई पता नहीं चल सका है। मिस्री हुकूमत इसे दहशतगर्दाना हमला मानती है तो इसी जाविये से तफ्तीश की जा रही है। ताज़ा पेशरफ्त इंसानी बाक़ियात की जांच के बाद फॉरेंसिक हुक्काम की है। फॉरेंसिक हुक्काम मानते हैं कि तैयारे के धमाके के नतीजे में तबाह होने के इशारे मिल रहे हैं और धमाके की नोयत के बारे में कोई बात वसूख से नहीं कही जा सकती। तफ्तीशकारों के मुताबिक अब तक इन्हें इंसानी बाक़ियात मिले हैं वो टुकड़ों में मिले हैं, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं मिला है। गुज़िश्ता दिनों
मिस्री नेविगेशन सर्विसेज ने कहा था कि तैयारे ने रडार से गायब होने से कबल हवा में कोई कलाबाजी नहीं खाई थी। मिस्री हुकाम मानते कि तैयारे की तबाही फन्नी खराबी के सबब नहीं बल्कि दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में हुई। तैयारी का ब्लैक बॉक्स अभी भी तफ्तीशकारों के हाथ नहीं लगा है। मिस्री और फ्रांसीसी तफ्तीशकार तैयारे का डेटा रिकॉर्ड और मलबा तलाश करने में मसरूफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वस्ती शाम में पिछले दिनों हुए आतिशबाजी के वाकयात में एयरबेस को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट वीडियो इमेज से ये इंकिशाफ हुआ है, ताहम आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल सका। एयरबेस पर मौजूद 4 हेलीकॉप्टर्स और बेस लॉरी तबाह हो गई। प्रोकर यमलिन वेबसाइट में कहा गया है कि ये हेलीकॉप्टर रूसी और शामी फिजाइया के जरिए इस्तेमाल किए गए थे। यूनान के एडोमिनी कैंप को तारकीन वतन से खाली कराने का अमल शुरू हो गया है। उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और इस कार्रवाई में 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। एडोमिनी कैंप में तकरीबन 8,500 तारकीन वतन कई महीनों से पनाह लिए हुए हैं। आरजी मस्कन भी तारकीन वतन का छीना जाता है। मकदूनिया सरहद से मुत्तसिल एडोमिनी में महीनों से कैंपों में रह रहे तारकीन वतन को हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है। एडोमिनी में तकरीबन 8,000 तारकीन वतन हैं, जिनका ताल्लुक शाम, अफगानिस्तान और इराक से है। मकदूनिया की सरहद पर मार्च में रुकावटें खड़ी की गई थीं। उस वक्त यहाँ 14,000 तारकीन वतन कैंपों में थे। उसके बाद से तारकीन वतन की तादाद में मुसलसल कमी दर्ज की गई है। सरकारी अहलकारों के मुताबिक तारकीन वतन को ऐसे मराकज में मुंतकिल किया जाएगा जहाँ बुनियादी ज़रूरियात की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। हुक्काम के मुताबिक इसे खाली कराने के अमल में 10 दिन लग सकते हैं। माली बहरान से नबदाजमा यूनान में तकरीबन 54,000 तारकीन वतन फंसे हैं। बल्कान और यूरोपीय यूनियन ने अपनी सरहद तारकीन वतन की बड़ी तादाद के सबब बंद कर दी थी। मार्च में यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत तारकीन वतन के फ्लो को रोकने और समुंदर के रास्ते पुरखतर सफर करने से रोकने की तजवीज थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आलमी मंजर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। फिलिस्तीन पर इसराइल का गैर कानूनी कब्जा खित्ते में अदम इस्तेहकाम से रास्त तौर पर जुड़ा हुआ है। 16वीं दोहा फोरम से खिताब करते हुए कतर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का मसला तभी हल हो पाएगा जब फिलिस्तीन पर इसराइल का कब्जा खत्म होगा। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम की ऐसी अबतर सूरत हाल पहले कभी नहीं थी। यमन, शाम, इराक और लीबिया में तशद्दुद बरपा है। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म मैनुअल वॉल्स ने रमला में फ़िलिस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म रमी हमीदुल्लाह से मुलाकात की। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वुस्ता में अमन को यूरोप के लिए इंतहाई अहम करार दिया। वॉल्स के मुताबिक फ़िलिस्तीन इसराइल मुज़ाकरात के लिए फ्रांस की कोशिशें खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को पेश नज़र रखकर ही की जा रही हैं। ख्याल रहे कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू फ्रांस की बातचीत की तजवीज़ को सिरे से ही मुस्तरद कर चुके हैं, ताहम उन्होंने फ़िलिस्तीनी क़यादत से रास बातचीत की पेशकश ज़रूर की है। इस बीच नेतन्याहू की रास बातचीत की पेशकश को टालने का हरबा करार दिया गया। Pourquoi cette initiative? Pourquoi cette présence? Pourquoi cet engagement? D'abord parce que nous pensons que la paix est indispensable
à la sécurité et à la stabilité de la région, parce que nous savons que nous, Français et Européens, nous savons que notre propre sécurité, notre propre stabilité passe par la paix dans la région, la paix entre Israël. يمر سريعا وحل الدولتين يتلاشى، ومن هنا نثمن المبادرة الفرنسية التي أتت في هذا الوقت الهام والحرج في تاريخ القضية الفلسطينية. وما يذكر السيد نتنياهو أنه يريد محادثات مباشرة ومفاوضات ولقاء مع السيد الرئيس هو مجرد كسب للوقت. 22 عام من المفاوضات لم تؤدي إلى شيء مع الإسرائيليين، ونحن لا نريد هذه المرة أن يفلت نتنياهو. نو منتخبہ اے کے پارٹی کے چیئرمین بن علی یلدرم نے اپنی نئی کابینہ تشکیل دے دی ہے۔ یلدرم کی 26 رکنی کابینٹ میں 8 نئے وزراء شامل ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے وزیراعظم بن علی یلدرم کی تشکیل کردہ نئی حکومت کو منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اردغان استنبول میں جاری انسانی امداد کے موضوع پر ہونے والے چوٹی اجلاس میں شریک تھے اور وقفے کے دوران انہوں نے انقرہ جا کر حکومت کی منظوری کے دستاویزات پر دستخط کیے۔ نئے وزیراعظم کی کابینہ میں 26 وزراء ہیں، ان میں 8 نئے چہرے ہیں۔ اے کے پارٹی کے ترجمان عمر سالک کو یورپی یونین امور کا وزیر، باقر کو جسٹس منسٹر، وزیر خارجہ میولوس کاشغلو کو مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اقبال اور فاطمہ بطول فیملی اور سوشل پالیسی کی وزیر ہیں۔ ترک صدر نے پچھلے اتوار کو بن علی یلدرم کو حکومت سازی کی دعوت دی تھی۔ اس موقع پر نئے وزیر اعظم نے صدر کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ 60 سالہ بن علی کا شمار اردغان کے قریبی رفقا میں ہوتا ہے۔ خبر ایران سے ہے۔ جی ہاں، ایران میں آیت اللہ احمد جنتی کو مجلس شورائے نگہبان کا نیا سربراہ منتخب کر لیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 88 رکنی اس شورا میں سے 89 سالہ جنتی کے حق میں 51 ووٹ پڑے۔ تاہم اس انتخاب میں اصلاحات پسندوں کے کسی امیدوار نے حصہ نہیں لیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی 76 برس کے ہو گئے ہیں اور تمام تر حکومتی معاملات میں وہی حرف آخر ہیں۔ ان کے اختیارات صدر سے بھی زیادہ ہیں۔ مجلس شورائے نگہبان سپریم لیڈر کا جانشین منتخب کرنے کے علاوہ ایک طرح سے ان کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ سویڈن میں سرکاری امداد یافتہ اماموں کی تربیت آئندہ موسم خزاں سے شروع ہو جائے گی اور اس ٹریننگ کا اہم مقصد شدت پسندگی پر روک لگانا ہے۔ گزشتہ برس نومبر میں پیرس پر ہوئے حملے کے بعد ائمہ اور مؤذنین کی تربیت کی بات یورپ میں باز گشت کر رہی تھی۔ اس معاملے پر مختلف حلقوں میں مختلف رائے تھی، تاہم سویڈن نے اس جانب پہل کی ہے۔ سویڈن میں حکومتی امداد یافتہ تربیتی کورس آئندہ موسم خزاں میں شروع کیا جا رہا ہے۔ 1 سالہ کورس آئندہ تعلیمی سال سے اسٹاک ہوم میں شروع ہوگا۔ مذہبی رہنما بننے کے خواہش مند امیدواروں کو اسلامی تعلیمات کی تربیت دی جائے گی۔ سویڈن کے تعلیم بالغاں مراکز کے لیے گرانٹ منظور کر لی گئی ہے۔ آئندہ برسوں میں اس کورس میں مزید وسعت لائی جائے گی۔ اسٹاک ہوم کے ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر عبد القادر حبیب نے میڈیا کو بتایا کہ اس نصاب کا مقصد اسلامی تعلیمات کے آفاقی پیغام کو عام کرنا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کے تربیتی کورس سے شدت پسندی کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ سویڈن میں مسلمانوں کے اعداد و شمار پر کوئی سرکاری دستاویز نہیں ہے، تاہم ایک اندازے کے مطابق سویڈن میں 1 سے 5 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ 70 کی دہائی میں افریقی اور دیگر ممالک سے مسلمانوں نے سویڈن اور دیگر یورپی ممالک کا رخ کیا تھا۔ گزشتہ برس 1,63,000 تارکین وطن نے سویڈن میں پناہ لینے کے لیے درخواست داخل کی تھی۔ اس دوران کی گئی تحقیق کے مطابق سویڈن سے تقریباً 300 افراد IS یا دیگر دہشت گرد تنظیموں میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے عراق اور شام گئے تھے۔ اسی صورتحال میں ائمہ کی تربیت کے لیے شروع کیے جانے والے کورس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ اسی کے ساتھ بلٹن میں رکیں گے ایک چھوٹ سے بریک کے لیے، جلد لوٹتے ہیں۔
ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 4 दिन के चीन के दौरे पर हैं। ग्वांगझो पहुंचने पर ग्वांटाम के वाइस गवर्नर ही जोंग यू और वाइस मिनिस्टर लिu जिनमिन ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी अपने दौरे के दौरान चीनी लीडरान के साथ कई अहम मुद्दों पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर जमहूरिया के साथ इस दौरे में मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद भी इस दौरे में शामिल हैं। फिलिस्तीन में वसी और अरीज म्यूजियम का इफ्तिताह अमल में आया। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस म्यूजियम का इफ्तिताह किया। फिलिस्तीन से हमेशा एहतजाज, तशद्दुद और झड़पों की खबरें सारे आलम में सुर्खियां बनती हैं। इसराइली जारहियत ने वहां की तहजीब व सकाफत, समाजी व इक्तिसादी ताने बाने का शिराजा बिखेर रखा है और ये सिलसिला हुनूज जारी है। फिलिस्तीन की तारीख खून चा रही है। मुख्तलिफ मजहब, तहजीब व सकाफत का मंबा इस सरजमीन की तारीख को मान एक पुरशिकवा म्यूजियम का इफ्तिताह अमल में आया। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि लोगों को म्यूजियम में फिलिस्तीनी तारीख के नक्श नुमाया नजर आएंगे। هذا المتحف سيقول للعالم لكل العالم نحن كنا هنا ونحن باقون هنا وسنبقى هنا لبناء دولتنا المستقلة। म्यूजियम का इफ्तिताह तो हुआ लेकिन इसकी गैलरी सुनसान थी। फन पारे आवेजा नहीं थे। यौम नकबा के कुछ दिनों बाद इस म्यूजियम का इफ्तिताह हुआ है। The museum originated as a commemorative one of the Nakba. It evolved into something else, but in '97 the original idea was to build a commemorative museum. We wanted something modern, forward-looking, to celebrate the contemporary culture of Palestine as well as to look at the past. So that spirit is still with us. म्यूजियम के चेयरमैन का कहना है कि दुनिया के दिगर ममालिक में फैले फिलिस्तीनियों के लिए ये म्यूजियम तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद करेगा। इस सिलसिले में बैरूत में एक नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। लिबनान, उर्दन, मगरबी मुल्कों में तकरीबन 4.5 लाख फिलिस्तीनी पनाहगजी कैंपों में रह रहे हैं। गजा पट्टी में तकरीबन 30 म्यूजियम हैं, लेकिन वो म्यूजियम इतने बड़े नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दें। जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारी खबरें तफसील के साथ urdu.pradesh18.com पर भी देख सकते हैं। आदाब।